हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से मैं स्टडी फ्री ऑल में। और जैसा कि आपको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके एमसीक्यू रह गए थे। और आज हम लोग एमसीक्यू पे ही फोकस करेंगे और 11-12 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेज ड्रॉअर एंड पेई इज़ द सेम पर्सन। तो ड्रॉअर और पेई जब सेम होंगे, ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो आप एक काम करो कि आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मेरा मतलब पॉज कर लेना बीच में वीडियो, उसके बाद फिर आप वो देखना। तो इसका आंसर जो है वो है सी, व्हेन ड्रॉअर हेल्ड द बिल टिल मैच्योरिटी। अगर ड्रॉअर मैच्योरिटी तक अपना बिल रखता है तो इस केस में जो ड्रॉअर और पेई है वो सेम हो जाएगा। देखिए, पेई कौन होता है? जिसको पैसे मिलने हैं, और ड्रॉअर कौन होता है? जिसने बिल लिखा है। तो ये दोनों सेम हो जाते हैं अगर मैच्योरिटी तक आप रखते हैं तो। अदरवाइज़ हम लोग देखें तो डिस्काउंटेड अगर कराते हैं बैंकर को, तो इसमें पेई कौन हो जाएगा? बैंक। और बिल टू थर्ड पार्टी अगर करते हैं तो इसमें पेई कौन हो जाएगा? थर्ड पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन जॉय रिजेक्ट्स द एक्सेप्ट द बिल, और अगर डिसऑनर ही हो जाता है तो फिर बात ही अलग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हेन द बिल आर टू बी प्रोड्यूस्ड टू नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक कौन होता है? नोटरी चार्जेस क्या होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं। और इसका आंसर क्या होगा नोटरी पब्लिक वाले का? तो ये होगा आंसर नंबर सी, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल। अगर डिसऑनर होगा बिल तो हमें नोटरी पब्लिक के पास जाके उसकी नोटरी करानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और देखिए, दो तो आपको पता ही है, 101%, जिसमें प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज होता ही है। बेयरर चेक मैं आपको उसमें बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। और क्रॉस्ड चेक इसका आंसर होगा डी, क्योंकि क्रॉस्ड चेक जो रहता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डेज ऑफ ग्रेस प्रोवाइडेड टू द इंस्ट्रूमेंट एट मैच्योरिटी इज। कितने नंबर ऑफ डेज दिए जाते हैं ग्रेस के? तो आंसर है 3, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ए ने एक बिल लिखा बी पर, बी ने एक्सेप्ट किया बिल को लेकिन बिना किसी कंसिडरेशन के। तो कंसिडरेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि किसी वैल्यू के लिए होनी चाहिए वो चीज़। अगर ए ने बी को माल बेचा और उसने बी ने फिर बिल एक्सेप्ट किया तो समझ में आता है, लेकिन अगर माल बेचा ही नहीं और एक्सेप्ट कर लिया बिल, तो इसको बोलते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बिल इज़ ट्रांसफर्ड टू सी विदाउट कंसिडरेशन। तो बी ने बिल को ए ने बिल को सी को ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी बिना कंसिडरेशन के कर दिया, ठीक है। और सी ने ट्रांसफ़र कर दिया डी को, लेकिन वैल्यू के लिए। तो जब डी को ट्रांसफ़र किया तो वो वैल्यू के लिए था, यानी कि यहाँ पे कंसिडरेशन था, ठीक है। ना वो कहता है डिसाइड कीजिए कि एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या कि डी कैन स्यू ओनली ए। अच्छा, स्यू करेगा क्यों? क्योंकि जो पैसे मिलने थे हमें बी से, तो बी ने तो मना कर दिया, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर तो कर दिया, लेकिन पैसे मिलने किसे थे? डी को। तो जो डी है वो किस पे केस फाइल कर सकता है? ए पे कर सकता है सिर्फ। सेकंड ऑप्शन है डी कैन स्यू फाइल ए और बी, दोनों पे कर सकता है, ए और बी पे। और तीसरा है डी कैन स्यू द एनी ऑफ द पार्टीज, यानी कि ए बी और सी, या तीनों को कर सकता है या किसी को नहीं कर सकता है। देखिए, इसका जो आंसर है ना वो है सी। क्यों है इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। क्योंकि जो डी है उसने वैल्यू के लिए ट्रांसफ़र करा था, मतलब सी ट्रांसफर्ड इट डी फॉर वैल्यू। तो भाई जो डी है ना वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। अब ये क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा, आगे भी पढ़ाना है। 2-3 क्वेश्चन है ऐसे जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा। तो फॉर वैल्यू क्योंकि वो हो गया है, इसलिए डी जो है वो ए बी सी तीनों से ले सकता है, तीनों को स्यू कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार। मिस्टर वरुण कोई है, उन्होंने ड्रॉ किया एक चेक जो कि 11,000 का था एंड गिव्स इट टू मिस्टर अभी बाय वे ऑफ गिफ्ट। तो देखिए, गिफ्ट का मतलब फ्री और फ्री का मतलब बिना किसी वैल्यू के, ठीक है। स्टेट द रीज़न वेदर मिस्टर अभी इज़ होल्डर इन ड्यू कोर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। एंड मिस्टर अभी इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव अमाउंट 11,000 फ्रॉम द बैंक। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझते हैं।
कि मिस्टर अभी जो है ना वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है नहीं। तो देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स होता क्या है, जो बिल लिखा गया हो उसमें ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हों। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। सबसे पहला होता है कंसिडरेशन होना चाहिए उसमें, दूसरा होता है कि वो बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए, और तीसरा होता है ये दोनों चीज़ें इन गुड फेथ में होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो चेक लिखा गया था 11,000 रुपये का, ठीक है, इसमें था बाय वे ऑफ गिफ्ट। अगर बाय वे ऑफ गिफ्ट का मतलब बिना किसी कंसिडरेशन को, और कंसिडरेशन अगर नहीं है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अभी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ ₹11,000 फ्रॉम द बैंक। तो क्या, अब पहले आप ये सोचिए कि क्या 11,000 रुपये वो बैंक से ले सकता है? तो आंसर इज़ यस, वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि मे बी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, बट फिर भी वो एंटाइटल्ड तो है ही ना रिसीव करने के लिए 11,000 रुपये, क्योंकि 11,000 रुपये उसे चाहिए है। किससे? बैंक से। तो ये एक ऐसा कंडीशन हो गया है कि जहाँ पे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं भी है फिर भी उसे बैंक से पैसे मिल जाएंगे। आई थिंक एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट एक नई चीज़ एक आ गई है इसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने याद रखना और इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, वो छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ने एक बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर एंड बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बिना किसी कंसिडरेशन के। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे। द बिल इज़ ट्रांसफर्ड टू सी बिना किसी कंसिडरेशन के, और सी ट्रांसफर टू डी फॉर वैल्यू। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सब क्वेश्चन जो है, वेदर डी कैन सू द प्रायर पार्टीज ऑफ द बिल। तो क्या डी, जिसने वैल्यू के लिए बिल मिला है, मतलब डी का स्टेटस जो होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा या नहीं? तो होगा। क्यों? क्योंकि वो तो वैल्यू के लिए है और लोगों ने वैल्यू के लिए किया ही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इसमें देखते हैं। वेदर डी कैन स्यू द प्रायर पार्टीज ऑफ द बिल। तो बिल्कुल, क्योंकि डी जो है ना वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो डी तो भाई देखो और पार्टी प्रायर पार्टीज पे स्यू कर ही सकता है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा यस। बट मुझे जो बताना था वो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेदर द प्रायर पार्टीज अदर देन डी हैव एनी राइट ऑफ एक्शन। क्या जो बची हुई पार्टियां क्या वो कोई एक्शन ले सकती हैं? तो आंसर इज नो, वो नहीं ले सकती हैं, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ही नहीं। हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एफ बाय इंड्यूसिंग जी ऑब्टेन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम हिम फ्रॉडुलेंटली। देखिए यहाँ पे ही हमें समझ में आ गया कि फ्रॉडली हमने जो एफ है उसने जी से एक बिल अपने नाम करा लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेटर ही एंटर्स इनटू अ कॉमर्शियल डील। देखिए जो एफ था ना, एफ किसी नई डील में गया और एच के साथ उसने एक कोई कॉमर्शियल डील करी होगी, और उस डील के एवज में उसने जो बिल था, जो एफ के पास जो बिल था, उसने उसे एच को इंडोर्स कर दिया। तो इंडोर्स करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। एच टेक्स द बिल एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पर बात तो समझ में आती है, एफ जो था उसने होल्डर इन ड्यू कोर्स बना दिया एच को, यानी कि एच बनेगा। इसके बाद क्या होगा कि एच सब्सिक्वेंटली इंडोर्सेस द बिल टू एफ। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे बात घुमाने लगे हैं अब ये लोग। क्या कर रहे हैं कि एच को, जब एच को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाया, उसके बाद एच ने अब एफ को फिर से वो बिल एंडोर्स कर दिया, उल्टा कर दिया फॉर द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिससे एफ जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाए टू एफ फॉर सम अदर डील, किसी और डील के लिए, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी द बिल इज़ डिसऑनर्ड। और जो बिल है वो डिसऑनर, यानी कि जो जी है उसने पैसे देने से मना कर दिया। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि एफ स्यूज जी फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। क्या वो जीतेगा या नहीं जीतेगा? तो देखिए आंसर इज नो। एफ ने जो स्यू किया है जी पे, उस वो वाला केस वो जीत ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि जो एफ है वो एक फंडामेंटल पार्टी है, यानी कि स्टार्टिंग जो हुई थी वो एफ से ही हुई थी, और उसने एफ ने क्या किया था, जो स्टेटस लिया था वो फ्रॉडुलेंटली लिया था। अगर ये क्लियर है कि वो फ्रॉड से लिया था, यानी कि एफ
पार्टी गलत हो गई है उसी टाइम, एफ वो पार्टी ही गलत हो गई, इसीलिए आगे जब एफ कोई नई पार्टी बनेगी तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स तो बन ही नहीं सकती है, भले ही एच ने उसको कंसिडरेशन के लिए एफ को वो बिल ट्रांसफ़र या एंडोर्स किया हो फिर भी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ₹5 लाख एक्स एक्सेप्टेंस टू द बिल इज़ फोर्स्ड। देखिए एक्स ने एक्सेप्टेंस दी है बिल की, लेकिन वो फोर्ज्ड है, ये यहाँ पे पता चल गया। फोर्जरी वाला मतलब साइन वाइन गलत है या फर्जी है, कुल मिला के वो बिल जो था वो फर्जी था। ठीक है, एक्स ने एक्सेप्टेंस दी होगी। ए टेक्स द बिल फ्रॉम हिज कस्टमर, मतलब ए कोई तीसरा व्यक्ति होगा, उसे वो बिल इंडोर्स करा होगा एक्स के कस्टमर ने। ठीक है, लेकिन फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ बिफोर द बिल बिकम्स पेबल का मतलब तीनों कंडीशन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाने के लिए होती हैं वो तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये कि जो ए है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर ये बन गया तो ऑब्वियस है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ए कैन बी कंसिडर्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो फिर तो देखिए वो होल्डर इन ड्यू कोर्स तो बन गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो ए कैन रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम एक्स, क्या जो ए है वो अमाउंट रिसीव कर सकता है एक्स से, ये आप बताइए। तो आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो बिल था यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट था वही फोर्ज्ड था, और अगर इंस्ट्रूमेंट ही फोर्ज्ड था तो फिर सारी चीज़ें ख़राब हैं। आप मतलब जो आप आगे देखेंगे वो सारी चीज़ें बेकार है, कुछ देखना ही नहीं है। जब बिल ही आपका फोर्ज्ड हो गया तो आप किसी से पैसे ले ही नहीं सकते हैं। दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा वो होगा नो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन केस ऑफ सडन हॉलीडे, देखिए सडन हॉलीडे मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ कि अगर सडन हॉलीडे पर होता है और मैच्योरिटी डेट अगर उस पर होती है तो उसका जो आंसर होगा वो होगा नेक्स्ट फॉलोइंग डेज। जो भी नया दूसरा जो दिन होगा फॉलोइंग डेज, जो फॉलोइंग वर्किंग डे होगा उसकी मैच्योरिटी जो होगी वो नेक्स्ट फॉलोइंग डे हो जाएगी बिल की। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द पर्पज़ ऑफ एक्मोडेशन बिल इज, देखिए एक्मोडेशन का मतलब ही होता है मदद करना, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन बोथ द पार्टी आर नीड ऑफ फंड। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो एक्मोडेशन बिल लिखते हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला देखते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनली ड्रॉन बाय मुकेश, मुकेश ने कोई बिल लिखा फॉर अ सम ऑफ ₹10,000 के लिए, बट एक्सेप्टेड बाय दीपा ओनली फॉर 7,000। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि 10,000 का बिल लिखा, लेकिन दीपा जो थी जिस पे लिखा है वो एक्सेप्टेंस तो दे रही, लेकिन वो 7,000 के लिए एक्सेप्टेंस दे रही है। तो क्या ये सारी चीज़ें सही हैं? तो देखिए ये पार्शियल एक्सेप्टेंस, मतलब इसको कह सकते हैं हम लोग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती है ये वैलिड ही नहीं होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा था आपने, उसमें साफ साफ ये चीज़ बताई गई थी कि जो कंसिडरेशन है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई, तो कंडीशन तो लग ही नहीं सकती है, तो ये गलत है, यानी कि इनवैलिड हो जाएगा। बट अगर जो मुकेश है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुकेश एक्सेप्ट करता है क्वालिफाइड कंडीशन को, तो फिर दीपा को 7,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी कि दीपा लाइबल होगी सिर्फ 7,000 रुपये के लिए, और इंस्ट्रूमेंट मान लिया जाएगा कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट सही है और वैलिड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम लोग। अ चेक मार्क्ड नॉट नेगोशिएबल इज नॉट ट्रांसफरेबल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर चेक में हम मार्क कर देते हैं नॉट नेगोशिएबल, तो क्या इसका मतलब नॉट ट्रांसफरेबल होता है? तो आंसर इज नो। क्यों होता है? देखो समझ लो पहले नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब सिंपली मीन दैट द ट्रांसफरी विल गेट अ टाइटल सेम एज दैट ऑफ ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर का स्टेटस होगा ना, वही ट्रांसफरी का स्टेटस हो जाएगा। यानी कि अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो जो ट्रांसफरी है वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहेगा। तो इसमें
कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक चीज़ बस ये समझ लो, इसका आंसर समझ लो। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि चेक मार्क नॉट नेगोशिएबल इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, आंसर इज़ नो। ये 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आज बताए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।